ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हमारा लास्ट चैप्टर जो है NCERT 11th का वेव्स, हम इस पे आ रहे हैं। और जैसे कि देख सकते हैं आप, कुल मिला के 8 टॉपिक्स हमको सामने नज़र आ रहे हैं। एज़ पर द न्यू NCERT सिलेबस एंड एज़ पर योर स्टेट बोर्ड सिलेबस आपको सिर्फ बीट्स तक के हैं, है ना। बट दिस पॉइंट मुझे लगता है थोड़ा सा लेना चाहिए फॉर JEE ओरिएंटेड। बट तो मैं एकदम बेसिक लेवल पे इसका कंसेप्ट क्या है, इसका बेसिक जनरल फार्मूला क्या है, मैं आपको ये बता दूंगा डॉपलर इफेक्ट का, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हैं ये कुल मिला के आपको 7 से 8 पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, जिसमें ये वाला पॉइंट काफ़ी बड़ा है, ये और ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, और ये इसके अंदर ही स्टेशनरी वेव, वो सारी चीज़ें कंसेप्ट आती हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ऑसिलेशन आपको अच्छे से आता है तो आपको वेव्स भी अच्छे से जम जाएगा, उसमें कोई दिक्कत जाएगी नहीं। ऑफकोर्स ये थोड़ा इमेजिनेशन वाला पार्ट है, थोड़ा इमेजिन करके चलना पड़ता है सारी चीज़ें। हाँ, इसमें चीज़ें बहुत सारी हैं, स्टेशनरी वेव, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, बीट्स, ये वो, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है अक्सर, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बोलूँगा तो दैट इज़ स्टेशनरी वेव, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट और JEE के दोनों के हिसाब से। चलिए हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन पे। बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन टॉपिक रहेगा आज का, कुछ ज़्यादा नहीं रहेगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में हम लोग बेसिकली 2 बातों पे फोकस करने वाले हैं, है ना। सबसे पहला फोकस तो ये रहेगा कि भैया व्हाट इज़ वेव्स, वेव्स क्या है ना। और दूसरा जो पॉइंट आपका रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। ओके, तो ये 2 बातों पे फोकस करेंगे हम लोग। ओके, थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर से लिंक करते हुए आते हैं। पिछले चैप्टर में आपने ऑसिलेशन नाम का एक टॉपिक चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हम लोग ने एक सिंगल पार्टिकल के ऑसिलेशन पे आपने फोकस किया था। एक सिंगल पार्टिकल था जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह से क्या कर रहा था, ऑसिलेट कर रहा था। अब ऐसा इमेजिन करके चलो, ये जो पार्टिकल है, मान लो किसी तरह से कुछ बाइंडिंग फोर्स से जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। कई सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, अब एक नहीं है, कई सारे पार्टिकल्स हैं, और ये सब आपस में एक दूसरे से किसी बाइंडिंग फोर्स के जरिए जुड़े हुए हैं। इनमें से एक पार्टिकल को क्या सूझा पता नहीं, वो ऊपर नीचे उछलने लगा, है कि नहीं, यानी कि ऑसिलेट करने लगा। तुमको नहीं लगता कि अगर ये ऑसिलेट कर रहेगा तो इसका असर बाकी आजू बाजू वाले पार्टिकल्स पे भी पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से वहाँ पर वेव जनरेट होती हैं। वेव कई जगह देखने को पता चलता है। रस्सी में आप झटका मारते हैं तो वेव जनरेट होती है, पानी में पत्थर मारते हैं तो तब भी वेव जनरेट होती है। ऐसे कई सारी वेव्स जनरेट होते रहती हैं। अक्सर हमें ये लगता है, हमारी गलतफहमी ये रहती है कि बोले भैया क्या होता है कि जब भी वेव जनरेट होती है तो जैसे पानी के अंदर अगर वेव जनरेट होती है तो इधर का पानी उधर चले जाता वेव की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आपकी जब भी किसी मीडियम में वेव जनरेट होती है, पानी अपनी जगह से, जैसे पानी की अगर बात कर रहा हूँ तो पानी अपनी जगह से नहीं हिलता इन द सेंस पानी अपनी जगह से मूव नहीं होता, वहाँ का पानी वहीं रहता है। वो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं होते, बल्कि क्या होता है, आपका एनर्जी माइग्रेट होती है ना। बचपन में हम लोग जब क्रिकेट खेला करते थे तो हमारे जहाँ पर बालापुर में, अगेन छुट्टियों में ऐसे ही अकोला में भी खेलते थे, मगर कुआं नहीं था ना अकोला में, है ना। बात चल रही कुएं का एग्जाम्पल देना था इसलिए। तो जहाँ हम लोग अकोला में हम लोग खेलते थे गली क्रिकेट, गली के अंदर कलेक्टर कॉलोनी में रहता था मैं, तो वहाँ गली क्रिकेट खेलते थे। तो वहाँ कुछ ऐसा तो था नहीं, कुआं हुआ कुछ नहीं था। मगर ये बात बता रहा, जो समर वैकेशंस में हम लोग जब जाते थे बालापुर में, तो समर वैकेशंस में हम लोग जब जाए तो वहाँ क्रिकेट खेलते थे जब, तो पीछे एक बहुत खेत वेत सब इस तरह से है। तो वहाँ पर एक मतलब मल्ला बोलते थे, मल्ला इन द सेंस वो खेत वेत जैसा था, वो ग्राउंडेड था पूरा, मतलब कोई यूज़ में नहीं था, धूल मिट्टी बस ऐसी था। तो बस मैदान जैसा था, वहाँ के लड़कों ने उसको क्रिकेट खेलने के लिए पूरा ऐसा सपाट बना के रख दिए थे। अक्सर ऐसा होता था कि वो प्लास्टिक का जो बॉल जो भी जिससे खेल रहे हैं आप, वो चला जाता था कुएं में, है ना। कई बार होता था कि वो सेंटर में आता था कुएं के, डायरेक्ट सेंटर में गिर जाता था। और सेंटर में गिरता था, अब वो एक आता ना स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, यू नो, है ना, बॉल निकालने के लिए, जिसको क्या बोलते हैं, आकोड़ा, है ना। बॉयज़ को मालूम होगा इसके बारे में, आकोड़ा क्या बोलते हैं, तार से बनाते हैं उसको, तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, आकोड़ा ही बोलते हैं ना, वही आकोड़ा। तो भाई एक गैजेट, एक डिवाइस है जो तो अब ये हम लोग ये सब बॉल निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब जाहिर बात है कुएं के किनारे पे है तो वो ज़्यादा दूर तक तो जा नहीं सकता, वो यहीं तक डूबेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे, बॉल को यहाँ तक लाना पड़ेगा, है ना। तो जब इतने पत्थर मार के, है ना। अब उसमें क्या होता था कि एक मिसकंसेप्शन क्या होता था, हम लोग ये सोचते थे पहले
कि यहाँ पत्थर मारो, पानी में वेव जनरेट होगी और उसकी वजह से शायद बॉल उधर चला जाएगा, मगर वो बॉल वहीं की वहीं ऑसिलेट करता था, वो अपनी जगह से हिलता ही नहीं था। फिर वो जो निशान चीन लोग रहते थे जिसका टारगेट अच्छा था, वो डायरेक्ट इस पर हिट करते थे और डायरेक्ट हिट करके उसको वहाँ से हटाते थे। फिर वो किनारे पे आता था, फिर उसको निकाल लिया करते थे। तो इस तरह से आपने जो नोटिस किया यहाँ पे कि जब आप पत्थर यहाँ मार रहे हैं मैं पानी के अंदर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो वेव्स जनरेट हो रही है। हमको लग रहा था कि ठीक है यहाँ से वेव जनरेट हुई है ना, तो हो सकता है कि ये बॉल इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मगर देखा ये गया कि बॉल यहाँ से नहीं जाता है ना, वो वहीं के वहीं रहता है। तो हमको एक इस चीज़ का प्रूफ है कि वेव्स में मीडियम के जो पार्टिकल्स है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट नहीं करते, वो जहाँ हैं वहीं रहते हैं, है ना। सिर्फ एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करती है। इवन रस्सी के अंदर, है ना, रस्सी है पकड़ी हुई, मैंने उसको एक झटका दिया, उसमें लूप जनरेट हो गया, वेव जनरेट हो गई, है ना। वो एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रही है ना। इवन आपका जो स्पीच हम लोग जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ लगातार, आप एक एक अल्फाज सुन पा रहे हैं, है ना, वो उसके सेम रीज़न है, वो उसके पीछे का क्या हो रहा है यहाँ पर, है ना। हमारे आसपास मीडियम है ना। अब जब खामोश हो जाऊँगा मैं, तो ये मीडियम क्या हो, इसका वाइब्रेशन रुक गया। मैं जैसे ही बोलना चालू कर रहा हूँ तो आपके कान के पर्दे, है ना, और मेरी जो स्पीच यहाँ से निकल रही है, उसके बीच का जो मीडियम ऐसा वाइब्रेट होना स्टार्ट कर रहा है ना। अब ये जो वाइब्रेशन होता है 1 सेकेंड में कितनी बार होगा, ये डिपेंड करता है अल्फ़ाबेट्स पे, है ना। वो अल्फ़ाबेट जिसकी मोटी आवाज़ होती है ना, वो जिसकी अल्फ़ाबेट जिसकी बारीक आवाज़ होती है, जैसे अगर मैं ई करके बोलूँगा ई, है ना, ई जो रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा। थोड़ा मोटा अगर मैं बोलूँगा ए, है ना, तो इसका थोड़ी मोटी आवाज़ जिसको बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कम रहती है, मतलब वो कम वाइब्रेट करता है। तो अब हुआ ये कि जितनी बारीक आवाज़, जैसे औरतों की लड़कियों की आवाज़ बोले तो क्या है ना, है कि नहीं, लड़कियों की आवाज़ बोले तो क्या होता है, बहुत बारीक आवाज़ रहती है कि। अब लड़कियों की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बारीक होने की वजह से क्या होता कि ये हमारे बीच में जो मीडियम है वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता, काँप जाता, पूरा मीडियम तहलका हो जाता है कि आवाज़ों से, है कि ना। तो बोले मर्द क्या चीज़ है बोलना पे तो भाई ऐसा है कि आप जब लड़कियां बोलती है, बच्चा बोलता है, छोटा बच्चा जिसकी आवाज़ बारीक है, तो वो मीडियम जो है हमारे कानों के पर्दों के बीच में का, और ये जो बीच में पूरा वाइब्रेट करते हुए पहुंचता है वहाँ तक। अब ये जो वाइब्रेशन है इतना स्मॉल वाइब्रेशन होता है कि हमारे नेकेड आइज उसको देख नहीं पाती, वो सिर्फ फील हो सकता है हमारे कान के पर्दों के द्वारा, है ना। वो कान के पर्दों तक वाइब्रेशन पहुँचता है, फिर ये कान के पर्दे भी उसके हिसाब से वाइब्रेट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में कितना बार वाइब्रेट किया, वो सिग्नल देता है कि भैया ये अल्फ़ाबेट बोला गया, वो अल्फ़ाबेट बोला गया, ये सब इसके हिसाब से सिग्नल देता है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ ये नहीं, हमारे जो जितने भी सिग्नल्स जो ट्रैवल करते हैं वो ऐसे ट्रैवल करते हैं। आप फ़ोन पे बात करते हैं, है ना, पहले ज़माने में एकदम पहले जब फ़ोन का आविष्कार हुआ होगा, है ना, तो पहले तुमको मालूम है वो पुराने से बताते हो तार से जोड़ते थे इधर, है ना, हेलो माइक टेस्टिंग हेलो, वो मतलब एक बंदा उधर वो लगाता था कान पे और इधर से बोलता था वो, है ना। तो वो क्या करते, उन्होंने तार को मीडियम बनाए थे, है ना। वो तार को ऐसा पकड़ते थे यूँ इधर से और कस के लगाते थे ऐसा, और फिर उसके अंदर यहाँ से बोलते थे, वो वाइब्रेशन तार में ट्रैवल करता था और वहाँ हल्का फुल्का सुनाई देता था, वहाँ हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर कट आवाज़ आ रही, ऐसा नहीं, उधर थोड़ा वो बहुत दूर तक भी नहीं, थोड़ा वहाँ तक मान लो, जैसा कि बिल्डिंग तक अगर सुनना है आपको, यहाँ से आप बोलेंगे ऐसा करके कुछ उसके अंदर, तो अगर कसा हुआ है तार और अच्छा तार है तो वो वाइब्रेट करेगा और वो वाइब्रेशन से साउंड वहाँ तक सुनाई देता था उसको, हल्का फुल्का जो भी है ना। डेवलप होता गया, बाद में टेलीफोन्स आए, टेलीफोन्स में क्या हुआ, है ना, आपने फिर वायर्स का, इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल किया, एक जगह से दूसरी जगह वो वायर से कनेक्ट होने लगे। फिर जब वायर से कनेक्ट हुए तो उसमें क्या हुआ कि जब आप यहाँ से बोलते थे, जो भी स्पीच बोलते थे वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होती थी, है ना। बट डिपेंडिंग मेरी आवाज़ क्या है ना, मैं कौन सा अल्फाज बोल रहा हूँ, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती थी, और वो फ्रीक्वेंसी का साउंड जनरेट होता था, वो डायफ्राम जो होता अंदर का एक पर्दा रहता वो वाइब्रेट करता था। एक रहता अंदर डिवाइस जिसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। कम्युनिकेशन चैप्टर जब पहले था आपको, अब नहीं है, तो उसमें था वो पहले। तो ट्रांसड्यूसर जो डिवाइस है वो हमारे ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल जिसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है वो ट्रैवल करता है आपके टेलीफोन तक, है ना। और जब वो टेलीफोन तक ट्रैवल करता है कि नहीं, और फिर वहाँ पर आपके सामने वाला जो रिसीवर होता है उसके पास भी ट्रांसड्यूसर होता है। वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इधर ध्यान दे फरजान, बाद में खेलना से, वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को फिर से ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमको फिर वो आवाज़ सुनाई देती है। यही होता है आपका मोबाइल फ़ोन्स में, बस वो अब हम लोग बीच में जो मीडियम है
जो इतना बड़ा अगर स्पेस ज़्यादा है तो इतना लंबा वायर डालने के बजाय यार कुछ और तरीका देखते हैं। तो उन्होंने क्या किए, सबसे पहले हमारे साउंड को, ऑडियो सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किए। इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो गए, वो ट्रांसमीटर तक के गया। ट्रांसमीटर ने अब उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया रेडियो वेव्स में, है ना, रेडियो वेव्स, एंटीना जो हमारे मोबाइल में रहता है ना एकदम, तो वो एंटीना, तो वहाँ से रेडियो वेव्स जाते हैं जिसका एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी मेरी आवाज़ के हिसाब से और जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से सेट है, और वो जाती है उधर। और फिर वो जाती है सामने वाले मोबाइल फ़ोन के रिसीवर के जो एंटीना रहता है ना, वो रिसीव करता है, वो रेडियो सिग्नल को पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, फिर वो हमको आवाज़ सुनाई देती है। तो इस तरह से हम लोग का पूरा क्या होता है, वेव्स का ट्रैवलिंग होता है। आप चाहे तो ये फ्रीक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग। मैंने क्या किया, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बीइंग अ जेंट्स मेरी आवाज़ मोटी है, मैं बात कर रहा हूँ, मगर यहाँ एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास जिससे मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकता हूँ, है ना। अब मैं यहाँ आवाज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊँगा, है ना, मैं बात कर रहा मगर सामने वाले को क्या लगेगा, कोई लड़की बात कर रही है कि नहीं। ऐसा प्रैंक्स बहुत करे, मैंने तो बहुत किया। अब पता नहीं क्यों वो सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा, शायद से मिल रहा क्या, है ना, पता नहीं, क्योंकि जब वो जैसा जब नया सॉफ्टवेयर आया था तो उस टाइम हम लोग ने बहुत प्रैंक्स किए इस तरह से, है ना। अब हमारे एक बड़े भैया तो सुनते पूरी बात सुनते, तो वो अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर रहे थे। उनका जो दोस्त है वो बेचारा आलिम टाइप का दोस्त है ना, वाइफ भी उनकी आलिम है, आलिमा थी। अब हुआ क्या, हो ये यहाँ पर जब बात कर रहे, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आप कहाँ पर है, तो बोले आप, बोले बाजी आप कौन बोल रहे, बोले अरे बाजी क्यों बोल रहे, आपने तो मेरे से शादी की है तो ऐसा वो चल रहा, तो नहीं बोले ऐसा कैसा, है ना। अब बहुत चला उसके पीछे, वो बोले एक काम करो आप वहाँ आके खड़े रहो, बोले हाँ, तो बोले मैं आपको वहाँ मिलने आ रही करके, तो मियाँ घबरा गए। फिर वो उसकी बीवी के साथ चले गए वहाँ खड़े ना, वहाँ पर। चलो मेरा भाई गया, बोले क्यों यहाँ पर क्यों खड़ा तू यहाँ पर, बोले है ना, अरे कुछ नहीं, बोले कोई सता रहा, बोले मेरे को ऐसा वैसा, बोले 2-3 दिन तक सताए। फिर उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खोल गई, है ना। फिर वो बोले कि भाई अगर आप बंद नहीं करेंगे फ़ोन करना तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे आपकी। फिर वहाँ भैया बोले जादू भाई ज़्यादा हो जा रहा, तो फिर उन्होंने बोले अरे भैया मैं हूँ करके ऐसा। फिर मैंने अपने दोस्त पर ट्राई किया, है ना, मुझे मैं मालूम था वो मेरा दोस्त भाई किसके नाम से ज़्यादा एक्साइटेड रहता, है ना। मैंने वही नाम से फ़ोन कर डाला, है कि नहीं, तो मैंने वही नाम से फ़ोन कर डाला, है कि नहीं, मैं फ़लाना शख्स बोल रही हूँ, है ना। पहले तो वैसी कि तुम्हारे से नोट्स चाहिए था, ऐसा वैसा, वो फुल्ली एक्साइटेड, वो बात हुई वैसी मेरे को फ़ोन आया, अरे मंसूर उसका कॉल आया था इसका एक्साइटमेंट देख मैं बोला ऐसा क्या, ये तो बहुत ही एक्साइटेड हो गया भैया। हुआ क्या इसके साथ, तूने किया किसी के साथ, हाँ। तो बोले अरे मंसूर मेरे उसको कॉल आया था ऐसा वैसा, उसको इतना घुमाया मैंने, इतना घुमाया, एक काम करो इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इधर ऐसा वैसा, है ना। वो नोट्स लेकर घूम रहा बेचारा, इधर उधर है कि मेरे साथ घूम रहा, उसको क्या मालूम, मैं क्यों करके मैसेज कर रहा, मैं यहाँ बाजू में मैसेज कर रहा यूँ ऐसा, इधर आ जाओ करके, फिर चल रहा, वो उधर जा रहे हम लोग, फिर उधर गाड़ी पे लेके घूम रहा, मेरे को खामगाँव की बात है, वो ज़बरदस्ती इधर से उधर, यार कहाँ है बोले वो। फिर बाद में मैंने अपना वो एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, फ़ोन कर रहा एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, मैं बोला बहुत टाइम हो गया चल घर पे। फिर इसको लग गए हिंट, 1-2 बार पहले इसको वो हुआ, साला ये मतलब मेरे को डाउट जा रहा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, है ना। उससे मेरे को एक बार ऐसे हल्का से छुपाते हुए देख लिया मोबाइल, फिर उसने पता नहीं उसको क्या है, वो पता चल गया, हाँ बोले मंसूर तू ही बोल रहा ना, बोले साल जितने दिन से घुमा रहा मेरे को। तो क्या है, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी सेट करते अपन, है कि नहीं। आप यहाँ से बात कर रहे हैं, आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी सेट, तो सारा खेल किसका है, फ्रीक्वेंसी का है। तो आपने जैसा देखा कि किस तरह से सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होती है, वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होते हैं। अब इसी बेसिस पर हम वेव को डिफाइन करेंगे। चलो देखते हैं वेव को डिफाइन कैसे किया जाता है। सबसे पहला जो मैंने आपसे कहा था व्हाट इज वेव्स, तो वेव्स क्या है, चलो वो देखते हैं हम लोग। इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, एक किस्म का ये ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस है, इन विच energy travels from one part of the medium to the other without
actual migration of particle, है ना, in which energy travels from one part of the medium to the other without actual migration of particles. ये है waves. फिर आया आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स. क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, वेव्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है. जैसे हाल ही में मैंने एग्जांपल लिया आपको रेडियो वेव्स का, कि हम लोग यहाँ से बात करते हैं, हमारा ऑडियो सिग्नल इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट होता है, वो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होता है. रेडियो वेव्स इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये ऐसी वेव्स है जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती. लिख लो पहले, तुम्हारा ध्यान ही नहीं इस पर. It is an oscillatory disturbance in which energy travels from one part of the medium to the other without actual migration of particle. Without actual migration of particle. जल्दी लिखो, एक एक वर्ड देख देख के लिख रहे तुम लोग. तोबा तोबा. ऑफ द माइग्रेशन, क्या है ये तरीका? मेरी हैंड राइटिंग को अवार्ड मिलता. फिर इट इज एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस इन विच एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द मीडियम टू द अदर विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल. कैसा है, जितने टैलेंटेड लोग रहते हैं ना उनकी हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब रहती है. तुम सारे डॉक्टर देखो कैसे लिखते. डॉक्टर लोग बोलते अच्छे टैलेंटेड बने जाते हैं ना, इससे आड़ टेढ़ा लिखते. वैसे एक साइंटिफिक फैक्ट भी है इसके बीच में. ये बोलते हैं कि जैसा माइंड का और हैंड का कोऑर्डिनेशन अक्सर ये होता है, और जनरली आप जब ऐसे चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंदर तक घुस जाते हैं जैसे फिजिक्स मैथ्स में, तो ये होता है माइंड एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन. माइंड थोड़ा फास्ट चलता है. जैसा कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं आगे की चीज़ सोच लेता, जैसे चल जाता दिमाग में, है ना. जैसे मैं अगर महाबली इट इज़ एन ऑसिलेटरी डिस्टर्बेंस, मगर माइंड यहाँ तक चले गया पूरा, हाथ उतनी तेज़ी से नहीं चल पा रहा, तो वो क्या करता है, यहाँ के वर्ड्स लिख देता हूँ. तो ये होता है एक बार कि अगर आपका माइंड ज़्यादा तेज़ी से चल रहा एज़ पर ये हैंड, तो ये यहाँ पर गड़बड़ होती है. तो मेरा माइंड ज़्यादा तेज़ है, हाथ से यू नो. खैर, ये हो गया व्हाट इज़ वेव्स. अब आया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स. देखो वेव्स जो है इसे हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम. बोले ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, बोले कैसे? जैसे कि मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था रेडियो वेव्स का, कि जब भी हम मोबाइल फ़ोन पे बात करते हैं तो हमारा जो ऑडियो सिग्नल है इलेक्ट्रिक सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल से रेडियो वेव्स में कन्वर्ट होता है. इट देन गेट्स माइग्रेटेड, है ना. और जो रेडियो वेव्स है इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, है ना. तो हम लोग ऐसा है ये सोच के चलते हैं पहले अच्छा बोले वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर ये कंसेप्शन गलत हो जाता है. इट इज़ अ मिसकंसेप्शन. कुछ वेव्स को ट्रैवल करने के लिए ज़रूरत पड़ती है मीडियम की और कुछ वेव्स को नहीं पड़ती. जैसे लाइट वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, रेडियो वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं है, मगर वहीं साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है. ऑन दैट बेसिस यहाँ पर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स में ब्रॉडली दो क्लासिफिकेशन करते हैं. एक है मैकेनिकल वेव्स, मैंने कहा ब्रॉडली मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना. मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, मेजर क्लासिफिकेशन. तो मैं कहूँगा व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स. मैकेनिकल वेव्स क्या है? ये वो वेव्स है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. दोज वेव्स विच रिक्वायर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, वेव्स विच रिक्वायर medium for its propagation is called as
मैकेनिकल वेव्स। जिन मीडियम्स को आगे बढ़ने के लिए मीडियम की ज़रूरत है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, है ना। एग्जाम्पल साउंड वेव। साउंड वेव एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके मैकेनिकल वेव का। अगर मान लो कि भाई हम लोग स्पेस में हैं और वहाँ बम भी फट गया हमारे कान के पास, हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी, भले हम पूरा जल जाएंगे मगर हमें आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्यों ऐसा? क्योंकि स्पेस में क्या नहीं है, मीडियम ही नहीं है, पूरा वैक्यूम है वहाँ पर। और वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग इन अ गिटार और सितार। गिटार में, सितार में जो वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है, तार जहाँ तक है वहाँ तक वाइब्रेशन ट्रैवल करेगा, है ना। तो इस तरह से वो भी एक एग्जांपल हुआ मैकेनिकल वेव्स का। फिर उसके बाद सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स क्या होते हैं? एनी आइडिया? सिस्मिक वेव्स, हाँ, वो भूकंप में जो वेव्स जनरेट होते हैं ना अर्थ के वाइब्रेशन से, उसे हम लोग कहते हैं सिस्मिक वेव्स। वाटर वेव्स, वाटर वेव्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल वेव। आया समझ में? तो ये एग्जाम्पल हुए मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या है? दोज वेव्स विच रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, दीज आर कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। फिर आता है आपका दूसरा वाला जो हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जाहिर बात है उसका डेफिनेशन कैसा होगा? दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। वो वेव्स जो अपने प्रोपोगेशन के लिए किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करते, इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल इसका अगर मैं देखूंगा तो रेडियो वेव्स, लाइट, एक्सरेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, ठीक है। तकरीबन सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है वैक्यूम में। ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में ईएम वेव करके बोलते हैं इसको, हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम। सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड वैक्यूम में कैसी होती है? सेम होती है। हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम, और वो कितनी होती है? c से इंडिकेट करते हैं उसे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव सेम स्पीड इन वैक्यूम, और उसकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जैसे मैंने कहा था कि ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, इसके अलावा भी एक और वेव होती है। अदर देन दीज वेव्स अ मैटर वेव एग्जिस्ट, अ मैटर वेव एग्जिस्ट
with atoms, molecules, electrons, protons, etc. तो इसके अलावा भी कुछ एक मैटर वेव भी होती है, जैसे कि वेव्स एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन चैप्टर में। ऐसा है कि लाइट को लेकर एक झगड़ा था। कुछ लोग बोलते हैं लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करता, कुछ लोग बोलते हैं लाइट वेव की तरह बिहेव करता। ये बड़ा कन्फ्यूजन चला, अरे भाई सही क्या है। तो डी ब्रॉय साहब के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोले भैया मैं तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ, है ना। लाइट खुद जो है, पार्टिकल खुद जो है वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता और उसको बोलते हैं मैटर वेव, है ना। वो सिर्फ मतलब उनका ये कहना था कि ये जो फिनोमेना है सिर्फ लाइट से जुड़ा हुआ नहीं है, हर एक पार्टिकल के लिए है, मगर जो पार्टिकल का मास बहुत ज़्यादा कम है सिर्फ उसी में ये चीज़ अच्छे से समझ में नज़र आएगी। जो बॉडी का मास ज़्यादा है उसमें ये चीज़ जाहिर नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखा कि किससे रिलेटेड है, ये सब के सब माइक्रोस्कोपिक है। देखो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन, ये मास कम होंगे ना तो उसमें वो वेव प्रॉपरली दिख पाएगी, मतलब फील हो पाएगी। खैर ये तो इतना डिटेल में नहीं है, और हमारा जो चैप्टर पे पूरा फोकस है, हम पूरा फोकस करके चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव पे, ठीक है। दिस इज इट। अब ये था हमारा पहला पार्ट जो कि इंट्रोडक्शन था। जैसे कि मैंने कहा ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडिनल वेव आगे का जो भी पार्ट है मैं वो कर लूँगा। इंफ्रारेड रेस